अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका आज हमने जो टॉपिक करना है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला अखज़ करना। तो हम देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला अखज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये जैसा कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है, तो उसके साथ स्टेप्स भी लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तो इसमें जो जो स्टेप्स इख्तियार किए जाते हैं उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो ये सबसे पहले आप फार्मूला देखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला AL, उसके नीचे ऑक्सीजन, एक साइड पे डबल बॉन्ड है, एक साइड पे सिंगल बॉन्ड है, फिर AL, फिर उसके साथ भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर फिर इसमें से हम काउंट करें एलुमिनियम के कितने एटम हैं, तो 2 एटम एलुमिनियम के हैं। ऑक्सीजन के काउंट करें तो 1 2 3 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इनके सिंबल्स हमें पता है कि AL जो है एलुमिनियम के लिए यूज़ होता है और O जो है वो ऑक्सीजन के लिए यूज़ होता है। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको सिंबल्स का भी पता होना चाहिए। उसके बाद हम सिंबल्स को लिख के कि जो इसका पॉजिटिव आइन है उसको, और नेगेटिव आइन को राइट साइड पे और पॉजिटिव आइन को लेफ़्ट साइड पे लिखकर उसके नीचे उसके एटम्स की तादाद लिख देंगे, जैसे AL2 और O3। तो ये एलुमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह बच्चों ये नीचे इसके एग्जांपल्स जो हैं, एग्जांपल नंबर 1 में आप देखिए तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने लिखना है, जबकि उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने इसको साथ ये हाईलाइट भी किया हुआ है। इसमें अगर हम अब काउंट करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, जबकि सल्फ़र का 1 एटम है। तो इसको हम नीचे मॉलिक्यूलर फार्मूला में किस तरह लिखेंगे, H2SO4। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसमें एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, जबकि उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दिया गया है। तो ये देखिए CH3COOH। तो इसमें कार्बन जो है वो 2 हैं और हाइड्रोजन जो है वो 4 हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 2 हैं। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आपको दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इस तरह से आएगा C2H4O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है एवोगैड्रो नंबर। आप देखिए जब कोई भी रिएक्शन खूब होता है तो उसमें रिएक्टेंट्स भी हिस्सा लेते हैं, प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो साइंसदानों की ये कोशिश थी कि रिएक्टेंट्स की मिकदार मालूम की जाए, तो और प्रोडक्ट्स जितने हासिल होते हैं उनको भी ग्राम्स में मालूम किया जाए। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स की सूरत में ही पढ़ते हैं और उनको पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की सूरत में ही देखते हैं। तो साइंसदानों ने इस मुश्किल को आसान करने के लिए कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल किया था। एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल वर्ड NA से ज़ाहिर करते हैं। और ये आप अगर स्क्रीन पे देखें तो मैंने एक और जगह से एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशंस को इसमें ऐड किया है। तो उसमें आप देखें कि एवोगैड्रो नंबर जो है ये पार्टिकल्स की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसे सिंबल NA से ज़ाहिर किया जाता है। चुनाचे एवोगैड्रो नंबर से मुराद पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स की अददी तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 है, जो किसी शय के एक मॉलिक्यूल में मौजूद होती है। यानी एवोगैड्रो नंबर जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23, ये वाली वैल्यू जो है ये एवोगैड्रो नंबर है। तो एग्ज़ाम्पल्स देखें कि कार्बन के 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मजमुआ क्या होगा, वो कार्बन का 1 मोल होगा। इसी तरह बच्चों पानी की एग्जांपल दी हुई है कि पानी का 1 मोल जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के मजमुआ के बराबर होगा। इसी तरह जो है सोडियम क्लोराइड, उसका भी 1 मोल जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर होगा, मजमुआ के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स
आयनिक कंपाउंड्स के 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स 1 मोल के बराबर होंगे। बच्चों अब जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है वो है मोल और मोलर मैस। टॉपिक ये वाला हमने नेक्स्ट पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको मोल के बारे में बताने से पहले आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अगर हम कहें कि एक शॉपर में 12 अंडे हैं, यानी 1 दर्जन अंडे हैं, तो 12 का मतलब है कि 1 दर्जन। इसी तरह मोल जो है बच्चों, मोल का मतलब, एक मोल का मतलब है कि 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। यानी जिस तरह एक दर्जन में 12 चीज़ें हैं, इसी तरह एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट या कंपाउंड की वो मिकदार जिसमें Na ज़रात हों, इसको एक मोल कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें तो एक मोल कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो इसका मैस 12 ग्राम के बराबर होगा, और यही मैस जो है इसका मोलर मैस कहलाएगा। फिर इसी तरह ऑक्सीजन को अगर हम देख लें तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मैस जो है वो 32 ग्राम होगा, तो ये इसका मोलर मैस होगा। अगर सोडियम क्लोराइड को हम देख लें तो उसमें भी फार्मूला यूनिट्स जो हैं 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स है, तो इसका मोलर मैस 58.5 ग्राम होगा। इसी तरह हाइड्रोजन एटम्स का मोलर मैस, इसके एक मोल का मैस यानी 1.008 ग्राम होगा, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मोलर मैस 2.016 ग्राम होगा। तो बच्चों ये 2.016 जो है ये 1.008 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे देखिए येलो पट्टी में आपको 2 कार्बन जो हैं वो बताए हुए हैं। तो एक कार्बन के पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे, तो 2 एटम्स के क्या होंगे, उनको 2 से मल्टीप्लाई करके 24 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद से 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके एक मोल्स में 32 ग्राम्स होंगे, ठीक है। इसी तरह CO आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसके भी 2 मोल्स में 56 ग्राम्स होंगे। बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस। तो हम इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि कीमिया दानों की या केमिस्ट जो हैं उनकी कोशिश ये होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसको समझने की कोशिश की जाए, उस पर कंट्रोल हासिल किया जाए। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको सिंबल्स का, केमिकल फार्मूलाज का, इनके बारे में पता हो, और कोई भी रिएक्शन जब लिखने लगे तो उसको सिंबल्स या फार्मूलाज की मदद से जब लिखा जाए तो उसकी समझ बूझ सबके लिए आसान हो। तो इसके लिए जो है वो जो है केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन का बुनियादी मकसद इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स की निशानदेही करना होता है जो कि केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, इसके नतीजे या इसके नतीजे में बनते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उनको लिखते वक्त हम बाएं तरफ लिखते हैं, ये जैसे मैंने इस पर हाईलाइट किया है। उसके बाद जो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको राइट साइड पे लिखा जाता है, दाएं तरफ लिखा जाता है। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स की तरफ प्रोसीड करने के लिए या ये जानने के लिए कि रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, तो उसको एक एरो के निशान से ज़ाहिर किया जाता है, तीर के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए नीचे एलुमिनियम है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है। एलुमिनियम और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, जबकि एलुमिनियम ऑक्साइड बनता है तो वो उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त किन नुकात को मद्देनज़र रखना चाहिए उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। इसको बच्चों मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। नंबर 1 तो ये कि आपको कानून बकाए मादा का
ख्याल रखना है, यानी एक साइड पे जितने रिएक्टेंट्स है उतने ही आगे प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, यानी एटम्स की तादाद जो है वो दोनों तरफ लाजमी बराबर होनी चाहिए। इसको कहते हैं कानून बकाए मादा। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का सही फार्मूला दर्ज होना चाहिए, कि फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और उन दोनों के दरमियान मोल निस्बत का सही तयन करना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है बच्चों के किसी केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन की सिमत का तयन लाजमी होना चाहिए, यानी एरो का निशान लगाना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है कि प्रोडक्ट्स की या एलिमेंट्स की फ़िज़िकल कंडीशन भी लिखनी चाहिए, कि अगर ठोस हैं तो उनके लिए एस का वर्ड यूज़ होगा, अगर लिक्विड्स हैं तो उसके लिए एल का वर्ड यूज़ होगा, गैसेस हैं तो उसके लिए जी का वर्ड्स, एक्वस सोल्यूशन में हैं तो उसके लिए ए क्यू का इस्तेमाल होगा। ऊपर दिए गए निकात के मुताबिक केमिकल इक्वेशन सिर्फ उसी वक्त लिखी जा सकती है जब अमली तजर्बात से इन निकात के मतलब तमाम मालूमात का इल्म हो। मिसाल के तौर पर अगर हम नीचे ये देखें एग्ज़ाम्पल जिंक की, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब ये बनता है तो जिंक ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो अगर आप जिंक देखें तो जिंक के नीचे एस लिखा हुआ है, सॉलिड है ये, फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक्वस है, एक्वस फॉर्म में है तो AQ है। उसके बाद जिंक सल्फेट ये भी सॉलिड फॉर्म में बनता है, और हाइड्रोजन जो है ये जो है उसके साथ जी लिखा हुआ है, यानी ये गैशियस फॉर्म में बनती है। तो ये इक्वेशन जो है ये इस केमिकल रिएक्शन को मुकम्मल तौर पर बयान कर रही है। उसके बाद बच्चों आगे देखें ये बैलेंस्ड इक्वेशन भी है। उसके बाद देखें कि जो है इसमें 1 मोल जिंक 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से 1 मोल जिंक सल्फेट और 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है, यानी इस रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले और नए बनने वाले रिएक्टेंट्स या कंपाउंड्स के दरमियान मोलर मैसेज की निस्बत मालूम है या क्या है वो हमें पता चल रहा है। उसके बाद बच्चों आगे मैंने हेडिंग दी है रिवर्सिबल रिएक्शंस की। तो बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जब आपने रिएक्शंस देखे होंगे जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं और जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस से रिएक्टेंट्स में भी बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कोई भी रिएक्शन जो है वो दोनों तरफ वकूअ पज़ीर होता है। जब दोनों तरफ वकूअ पज़ीर होता है तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन से कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस जब बन जाती है तो वो फिर रिवर्सिबल होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में दोबारा से टूटना शुरू हो जाती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की एक पहचान ये भी है कि इसके एरोज़ अगर आप देखें तो इसको डबल एरोज़ से ज़ाहिर किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारी वीडियो का भी और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक जो है वो है मिकदारी मसाइल को हल करने में इक्वेशन का इस्तेमाल। तो कैलकुलेशंस करने के लिए जो है इक्वेशंस वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। मुकम्मल और मतवाज़न कीमियाई इक्वेशन हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल निस्बत या मोलर मैस की निस्बत भी बताती है। अगर हमें प्रोडक्ट्स के मोलर मैसेज मालूम हो तो हम इस निस्बत की मदद से रिएक्टेंट्स के मोलर मैसेज मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये नीचे वाली इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका 1 मोल 100 ग्राम्स। उसके बाद HCl देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 73 ग्राम्स है और इसके 2 मोल्स हैं। ये आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल या 111 ग्राम्स प्लस वाटर का 1 मोल 18 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 1 मोल यानी 44 ग्राम्स बनाते हैं। तो अगर हम इन दोनों को के टोटल मैसेज को प्लस करें, यानी एक साइड पे 100 प्लस 73 तो 173 और दूसरी साइड पे 111 प्लस 18 प्लस 44 ग्राम, तीनों को प्लस करें तो ये भी 173। यानी यहाँ पर जो कानून बकाए मादा का कानून है वो लागू होता है, यानी दोनों तरफ जो है वो टोटल मैसेज बराबर रहते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की भी समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना
ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।